ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मध्यकालीन भारत के इतिहास में कपड़ा उद्योग। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो बुक चल रही है उसमें कपड़ा उद्योग को हम देखेंगे कि कपड़े जो है वो कौन कौन से कपड़े हैं जो भारत में प्रसिद्ध माने जाते हैं, कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि कपड़े जो हैं वो कपड़ों की कौन कौन से इतिहासकारों ने इन कपड़ों की विशेषताओं के बारे में बात की थी। इसके साथ साथ हम ये देखा जाएगा कि कौन सी जगह पे ये फेमस होते हैं। उद्योगों में चीनी उद्योग भी आएगा और उद्योगों में रेशमी उद्योग भी आएगा, ऊनी उद्योग भी आएगा। आज हम उन सभी कपड़ों के बारे में हम बात करेंगे क्यों उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस कपड़े माने जाते हैं, और कपड़ों में सबसे ज़्यादा फेमस आपको पता होगा सबसे ज़्यादा फेमस सूती कपड़ा माना जाता है। कि सूती कपड़ा जो है वो आज नहीं, प्राचीन काल से ही फेमस माना जाता है। सूती कपड़े का आयात और निर्यात भी किया जाता है। सूती कपड़े के लिए ही ये ब्रिटेन के लोग भारत में आए थे, और ब्रिटेन वासी भारत में सबसे ज़्यादा सूती कपड़े का ही ये व्यापार करते थे। आयात और निर्यात में जितना इम्पोर्टेंट सूती कपड़ा था उतना इम्पोर्टेंट अन्य कपड़े हम नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ अब हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में उद्योगों का क्या महत्व है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। मध्यकालीन भारत के इतिहास में उद्योगों का क्या महत्व रहता है। उद्योगों के महत्व में हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहला सूती कपड़ा आता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा बच्चों? रेशमी कपड़ा आता है, रेशमी कपड़ा आता है। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ऊनी कपड़ा आता है। यहाँ सूती कपड़ा है, यहाँ रेशमी कपड़ा है, यहाँ ऊनी कपड़ा है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक इतिहासकार हुए हैं, और इन इतिहासकार का नाम क्या था? डॉक्टर जदुनाथ सरकार इनका नाम होता है। ये डॉक्टर जदुनाथ सरकार कहते हैं कि कपड़े जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कपड़े कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ये कह रहे हैं कि पहला प्रकार का कपड़ा जो है वो साधारण सूती कपड़ा होता है। कैसा कपड़ा होता है? वो साधारण सूती कपड़ा होता है। और साधारण सूती कपड़ा जो होता है, इसको पहला नंबर का बताया कौन? डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने। डॉक्टर जदुनाथ सरकार के अनुसार दूसरा नंबर का कपड़ा क्या होता है? साधारण रंगीन सूती कपड़ा होता है। ये दूसरे नंबर का कपड़ा है। अगर हम तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर का कपड़ा कैसे होगा? रंगीन रेशमी कपड़ा होता है। अगर मैं 4 नंबर की बात करूं बच्चों, तो 4 नंबर का कपड़ा कौन सा होगा? ऐसा कपड़ा होता है इस पे छीट होती है। छीट वाला जो कपड़ा होता है वो 4 नंबर का कपड़ा बताया। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो 5वां नंबर क्या होगा? 5वां नंबर होता है मलमल का कपड़ा। यहाँ डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने उद्योगों के क्षेत्र में जो सूती वस्त्र उद्योग होता है, उस सूती वस्त्र उद्योग में हम देख रहे हैं कि पहला नंबर साधारण सूती कपड़ा होता है, दूसरा नंबर साधारण रंगीन सूती कपड़ा होता है, तीसरा नंबर रंगीन रेशमी कपड़ा होता है, 4 नंबर पे छीट वाला कपड़ा होता है सॉरी 5 नंबर पे मलमल का कपड़ा होता है। ये डॉक्टर जदुनाथ सरकार बता रहे हैं बच्चों। अब अगर हम बात करें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास के उद्योगों में अगर ये देखा जाए तो सूती कपड़ा जो था ये
कौन कौन सी जगह पर फेमस होता है। सबसे पहले नाम आता है खानदेश का नाम आता है। खानदेश के बाद बुरहानपुर है। गुजरात का नाम सुना है बच्चों, ये सूती कपड़ों के लिए फेमस माना जाता है। सूती कपड़े के लिए गुजरात फेमस माना जाता है। गुजरात में एक जगह है बड़ौच, ये भी सूती कपड़ों के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों कि जो खानदेश है, बुरहानपुर है, गुजरात है, बड़ौच है। खानदेश के अंदर जो कपड़ा है वो सीरी बहरीनी के नाम से फेमस माना जाता है। गुजरात में जो कपड़ा होता है, कपड़े को काट के उस पर जरी का काम किया जाता है और जरी का काम करने के बाद वो जो कपड़ा है वो चीरा कहलाता है, वो फेंटा कहलाता है। और उसको क्या नाम दे सकते हैं, चीरा कहलाता है, फेंटा कहलाता है, जामवार कहते हैं उसको, जामवार कहते हैं। यहाँ देखिए ये गुजरात के कपड़े की विशेषता है। और गुजरात के कपड़े की विशेषता के बाद में बुरहानपुर में जो कपड़ा होता है वो कौन सा कपड़ा होता है, वो फूलों वाला कपड़ा होता है, फेमस माना जाता है। सूती कपड़े के लिए फेमस माना जाता है। और बड़ौच के बाद में एक जगह है ओडिशा में भी जो सूती कपड़े हैं वो फेमस माना जाता है। अगर हमने सूती कपड़ों की बात की तो पहले नंबर पे कौन आया, खानदेश। दूसरे नंबर पे बुरहानपुर आता है। तीसरे नंबर पे गुजरात आ रहा है। 4 नंबर पे बड़ौच है और 5 नंबर पे ओडिशा आता है। खानदेश में सीरी बहरीन के नाम से ये जाना जाता है, ये फेमस माना जाता है। बुरहानपुर में जो कपड़ा होता है वो फूलों वाली छाप वाला कपड़ा होता है। गुजरात में अगर देखा जाए तो जरी का जो काम किया गया है उसको चीरा कहा जाता है, उसको फेंटा कहा जाता है, उसको जामवार कहा जाता है। अगर हम बड़ौच की बात करें तो बड़ौच सूती कपड़ों के लिए फेमस माना जाता है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा सूती कपड़ों के लिए फेमस माना जाता है। अब यहाँ कपड़ों की बात करने के बाद अब हम यहाँ रेशमी वस्त्र की बात करेंगे। मध्यकालीन भारत के इतिहास में रेशमी वस्त्र जो है उद्योग के रूप में रेशमी वस्त्र का क्या योगदान रहता है, रेशमी वस्त्र कहाँ कहाँ फेमस हैं और रेशमी वस्त्र जो है वो भारत में कौन कौन से जगह पर रेशमी वस्त्र का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए रेशमी वस्त्र उद्योग, कौन सा वस्त्र उद्योग आया बच्चों, रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग में सबसे पहले एमपी का नाम आता है, एमपी के बाद यूपी का नाम आता है। और यूपी में पर्टिकुलर जगह कौन सी है, एमपी में पर्टिकुलर जगह कौन सी है, और फिर आपके गुजरात है। गुजरात में अहमदाबाद है। इधर रेशमी वस्त्र में बंगाल का नाम आता है। एमपी के अंदर यूपी में जो पर्टिकुलर जगह है बनारस का नाम बनारस है। और अगर एमपी की हम बात करें तो एमपी में मालवा प्रदेश रेशमी वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। यहाँ हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के कपड़े उद्योग, कपड़ा जो है वो कहाँ कहाँ और किस तरह से बनाया जाता है उसको हम देख रहे हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग में सबसे पहला हमने देखा कि एमपी के मालवा के अंदर रेशमी वस्त्र का ज़्यादा उत्पादन होता है और जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इसका आयात भी होगा, निर्यात भी होगा। भारत से सर्वाधिक मात्रा में जो कपड़ा निर्यात होता है, सर्वाधिक मात्रा में सूती कपड़ा निर्यात होता है। सूती कपड़ा जो होता है
ये सबसे ज़्यादा कहाँ जाता था बच्चों? इंग्लैंड जाता था। इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। और भारत में जो धन निष्कासन की जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें सूती कपड़े की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है बच्चों। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेशमी वस्त्र औद्योगिक केंद्र कौन कौन से हैं। पहला केंद्र मैंने आपको बताया एमपी का मालवा प्रदेश है। दूसरा मैंने आपको बताया यूपी का बनारस है। बनारस को एक नाम से और भी जाना जाता है। बनारस को क्या कहते हैं बच्चों? काशी भी कहा जाता है। यहाँ काशी के घाट पे, काशी में यहाँ 80 घाट हैं। कितने घाट हैं बच्चों? यहाँ 80 घाट हैं। यहाँ काशी का नाम आपने सुना है। यहीं पर हमारे जो धर्म सुधार करने वाले संत कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, या जो और कई संत जो हैं वो काशी के घाट पे बनारस की यात्रा की थी। राजा राम मोहन राय ने तो यहीं से संस्कृत बोलना सीखा था। राजा राम मोहन राय कौन थे? ये भारत के प्रथम धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता हैं। ये राष्ट्र के क्या कहलाते हैं? प्रणेता हैं। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। काशी और ये बनारस का जो महत्व है, ये सूती कपड़े के साथ साथ, रेशमी कपड़े के साथ साथ यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी ये केंद्र रहा है। धर्म के मामले में ये कभी पीछे नहीं रहा है। अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण में ये कभी पीछे नहीं रहा है। यूपी का जो जगह है बच्चों, ये अपने आप में एक फेमस मानी जाती है। यूपी अगर किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाकाव्य काल में, महाभारत और रामायण के क्षेत्र में देखा जाए तो यूपी का एक अपना इम्पोर्टेंट स्थान होता है। अगर वेदों में देखा जाए तो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद यूपी का एक जगह का अपना एक इम्पोर्टेंस ही होती है। अगर आर्थिक रूप से देखी जाए तो गंगा जो है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, और भी कई नदियाँ आके इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ती नदियाँ हैं। पानी की कोई कमी नहीं है, सिंचाई की कोई कमी नहीं है, कच्चा माल की कोई कमी नहीं है, बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा यूपी माना जाता है। सभी मामलों में यूपी जो है वो राजनीति में यूपी सबसे आगे है। अब मैं यूपी की एक विशेषता बता रहा था बच्चों कि ऐतिहासिक दृष्टि से यूपी का अपना एक महत्व है, राजनीतिक दृष्टि से यूपी का एक महत्व है, सामाजिक दृष्टि से यूपी का एक महत्व है, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का एक महत्व है, भौगोलिक दृष्टि से यूपी का एक महत्व है। तो यहाँ बनारस, यूपी का जो बनारस है वो रेशमी वस्त्र उद्योग केंद्र में भी क्या माना जाता है? फेमस माना जाता है। यहाँ हम गुजरात की अगर बात करें तो बच्चों सभी को पता है कि जो भारत का अधिकांश माल जो कपड़ा है वो गुजरात से आता है। दक्षिण भारत के भी जो बॉम्बे है, महाराष्ट्र है, बेंगलुरु है, चेन्नई, तमिलनाडु है, वहाँ के लोग भी गुजरात से अपना माल गुजरात जाते हैं और गुजरात से ही सूती कपड़ा लेकर वहीं से अपना जो प्रोडक्शन है, जो सूती कपड़े का जो उत्पादन है वो बड़े बड़े कार्टून भर के आज भी सारा माल गुजरात से जगह जगह पहुंच रहा है। ना केवल गुजरात का माल ये भारत में ही जाता है बल्कि गुजरात का माल तो बाहर भी जा रहा है बच्चों, बाहर भी इसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो गुजरात में अहमदाबाद, गुजरात को अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज भी यहाँ जैनियों के मंदिर बने हुए हैं, हिंदुओं के मंदिर फेमस है। यहाँ पे अम्बा माता का मंदिर है। यहाँ पे हम गुजरात जाते हैं तो गुजरात के रास्ते में अम्बा माता का मंदिर आता है। अगर हम आगे बंगाल की बात करें तो बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है। सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत में बारिश होती है और यहीं सबसे ज़्यादा पूर्वी भारत में बारिश होने की वजह से
बंगाल में आपने हाइकिंग वाले चावल खाए होंगे बच्चों। जो जो अ, चावल भी कई प्रकार के होते हैं, उनके अलग अलग दाम होते हैं। 40 रुपये किलो वाले चावल अलग होते हैं, 60 रुपये किलो वाले चावल अलग होते हैं, और 100 रुपये किलो वाले चावल अलग होते हैं। हाइकिंग वाले चावल कहते हैं उनको। तो बंगाल का चावल भी अपने आप में एक फेमस है। बंगाली जो होते हैं उनको चावल खाने का बहुत शौक़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि चावल, देखो ना, सबसे ज़्यादा चावल दक्षिण भारत में खाते हैं लोग। बिना चावल खाए तो उनको रहा ही नहीं जाता है। यहाँ अपने राजस्थान में भी ऐसा नहीं है कि चावल नहीं खाते हैं। जहाँ कहीं भी बड़े बड़े जो प्रोग्राम होते हैं, शादी के समारोह होता है, कहीं जन्मदिन का, जो किसी का जन्मदिन होता है तब खाने पे बुलाया जाता है, कभी शादी ब्याह में, या कभी कोई ऐसे अपॉर्चुनिटी होती है, तब हम देखते हैं कि चावल भी बड़े हाइकिंग वाले बड़े स्वाद से अच्छे बनाया जाता है, बड़े हम उनको चाव से खाते हैं। तो चावल, और हर घर घर के अंदर चावल तो बनाया जाता है। दाल चावल का की तो बच्चों होड़ ही नहीं होती है। यहाँ बंगाल में क्या है बच्चों, रेशमी वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। किसके लिए फेमस माना जाता है? रेशमी वस्त्र के लिए फेमस माना जाता है। रेशमी वस्त्र उद्योग में हमने सबसे पहले मालवा की बात की थी, यूपी में हमने बनारस की बात की है, गुजरात में हमने अहमदाबाद की बात की है, बंगाल में हमने रेशम की बात की है। अब हम यहाँ कपड़ों में बच्चों एक कैलिको कपड़ा आता है, कैलिको नाम का, जो ये सिरोंज नामक एक जगह है। कौन सी जगह है? सिरोंज। सिरोंज ये जगह है। यहाँ कैलिको, ये कैलिको वाला कपड़ा ये फेमस कपड़ा माना जाता है। एक इतिहासकार हुए थे, फ्रांसीसी इतिहासकार हुए। इन फ्रांसीसी इतिहासकार इनका नाम था ट्रेवेनियर। ये नाम आप सब लोगों ने सुना है बच्चों, ट्रेवेनियर है ये। ट्रेवेनियर ने इस कपड़े की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। और ये कैलिको सूती कपड़ा जो है, ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा गया प्रश्न है। ये कैलिको जो है वो क्या है? ये कपड़ा है, ये सूती कपड़ा है। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कैलिको कहाँ ज़्यादा, सिरोंज में होता है। और इस कैलिको कपड़े की प्रशंसा किसने की थी? ट्रेवेनियर ने की थी। ट्रेवेनियर इसकी प्रशंसा करने वाले थे। अब हम जूट उद्योग की बात करेंगे। जूट उद्योग वो भारत में कहाँ पर फेमस है? अगर बात की जाए तो कौन सा उद्योग आएगा? ये जूट उद्योग आता है। और एक तरफ इधर ऊनी उद्योग आता है। कौन सा उद्योग आता है? ऊनी उद्योग आता है। जूट उद्योग और ये ऊनी उद्योग। जूट उद्योग में पहला नंबर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा फेमस है? बंगाल का नाम सुना है बच्चों, बिहार का नाम सुना है, और उड़ीसा का नाम सुना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये प्राचीन काल, आधुनिक काल के, अगर आधुनिक काल में हम देखें तो 1757 में अंग्रेज़ों में जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो बंगाल पर अपना अधिकार जमाएंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करेंगे और बंगाल पे अपना क्या करेंगे? अधिकार कर लेते हैं। ये प्लासी का युद्ध कहलाता है। 1764 में एक बक्सर का युद्ध होता है, और इस बक्सर के युद्ध से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगह पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। अंग्रेज़ों ने प्लासी के युद्ध से यहाँ अपनी नींव रखी थी, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने भारत में अपना महल बना लिया था। अंग्रेज़ों की सत्ता कायम हो गई थी। अंग्रेज़ यहाँ भारत में सर्वे सर्वा अपने आप को समझने लगे थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की आय जो थी अब वो अंग्रेज़ों के पास आने लगी थी। अगर हम
औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो बंगाल फेमस माना जाता है, बिहार फेमस माना जाता है, उड़ीसा फेमस माना जाता है, क्योंकि यहाँ अगर मानसून की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ वर्षा का जो औसतन होता है वो लगभग होता है, वो लगभग 100 में 80-90 के लगभग होता है। यहाँ अच्छी बारिश होती है और अच्छी बारिश होने से यहाँ फसल भी अच्छी होती है। अब जूट उद्योग के बाद अगर हम ऊनी उद्योग की बात करें तो बिल्कुल सीधा सा सवाल है, ऊन कहाँ से आएगी, सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ से, जहाँ भेड़ें जो होती है वो ज़्यादा, जहाँ भेड़ों का उत्पादन, भेड़ें सर्वाधिक होती है जहाँ, वहीं पे ऊन सर्वाधिक होता है। ऊनी कपड़ों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ठंडा इलाका है और बर्फ़ वाला जो इलाका है वो जम्मू कश्मीर का नाम आता है। ऊनी कपड़ों के लिए ये फेमस माना जाता है, ऊनी उद्योग भी है यहाँ पे। कश्मीर के बाद अगर हम बात करें तो काबुल का नाम आता है, जो एक ठंडा इलाका है। यहाँ ऊनी उद्योग के लिए ये फेमस माना जाता है। अगर काबुल के बाद मैं अगर बात करूँ बच्चों, कश्मीर है, काबुल है, काबुल के बाद अगर बात करें तो आगरा और लाहौर आता है। आगरा है, आगरा आपको पता है कहाँ है, यूपी में है। आगरा का ताजमहल, आपने शाहजहाँ और मुमताज़ की याद में जो ताजमहल बनाया गया था, वो ताजमहल आपने देखा होगा बच्चों। वो अपने शाहजहाँ और मुमताज़ के प्रेम की प्रतीकता का एक अनुपम उदाहरण माना जाता है। उस अनुपम उदाहरण को आपने ज़रूर देखा होगा, आप कभी 10th में 12th में, या आपने कभी कॉलेज में अध्ययनरत रहते हुए कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप वहाँ गए तो वो वहाँ की जो संगमरमर से जो ताजमहल बना हुआ है, जो शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनाया था। मुमताज़ जो होती है वो अर्जुबंद बानो उसका नाम होता है, और उसमें जो चारबाग शैली है, उसमें संगमरमरता है, उसमें जो कलात्मक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो तक्षण कला का जो प्रयोग किया गया है, जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ की जो कब्रगाह है, वो कहा जाता है कि उस कब्रगाह के नीचे भगवान शिव का मंदिर, आज भी वहाँ मंदिर है, लेकिन उसको परमानेंट सरकार ने क्या कर रखा, बंद कर रखा है। सुना होगा बच्चों आपने। आगरा के यूपी आगरा में ऊनी उद्योग फेमस माना जाता है। आगरा के बाद अगर हम देखें तो लाहौर, पटना और राजस्थान का नाम आता है। लाहौर, पटना और राजस्थान का नाम आता है। वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में है, पटना अपने भारत के बिहार में है, और राजस्थान में हम लोग रहते हैं। राजस्थान में भी आपने देखा होगा भेड़ें खूब होती है, जयपुर में भी खूब है, अजमेर ज़िले में भी खूब है, सब जगह इनका एक औसत अनुपात होता है। ऊनी उद्योग को देखने के बाद अब हम कागज़ उद्योग की बात करेंगे कि कागज़ उद्योग में क्या क्या, कौन कौन से चीज़ें होती है। कागज़ उद्योग में देखा जाए तो सबसे पहले चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। और ये एक वृक्ष की छाल से कागज़ बनाया जाता था बच्चों, और वो वृक्ष कौन सा था? ताड़ वाला, शहतूत का वृक्ष होता था। शहतूत के जो वृक्ष की जो छाल होती थी, उससे क्या बनता था? उससे कपड़ा बनाया जाता था। अमीर खुसरो का नाम आपने सुना बच्चों? अमीर खुसरो ने जो कपड़ा बनाया है वो दिल्ली के अंदर एक शमी नाम का कपड़ा फेमस माना जाता है। दिल्ली में ये फेमस माना जाता है। अगर हम कपड़े की बात करें तो कपड़ों के अंदर हम
निकोलो कॉन्टी इटली से जो आया एक इतिहासकार निकोलो कॉन्टी इटली से भारत में आया था। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में ये आता है और ये इसने भारत का जो कपड़ा जो होता है उस कपड़े की ये प्रशंसा करते हैं। देवराय सेकंड के शासनकाल में एक अब्दुल रज़ाक आते हैं और निकोलो कॉन्टी इटली से आते हैं। ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आते हैं। अब अगर हम बात करें तो कपड़े के टुकड़ों से जो कागज़ बनाया जाता था वो अरबों ने बनाया था। कपड़े के टुकड़ों से भी कागज़ बनाया जाता था और ये कागज़ किसने बनाया था? अरब प्रदेश में रहने वाले सऊदी अरब के लोगों ने ये बनाया था। अगर हम कपड़ों की बात करें तो सबसे टॉप जो कागज़ है वो कश्मीर में बनाया जाता है। वो कहाँ बनाया जाता है बच्चों? वो कश्मीर में बनाया जाता है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो मेन हमने जो उद्योग थे और उद्योगों में जो सूती कपड़ा उद्योग होता है, चीनी उद्योग होता है। चीनी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है? चीनी चूरू का नाम आता है, राजस्थान का नाम आता है, यूपी का नाम आता है, एमपी का नाम आता है। हम यहाँ सूती कपड़े उद्योग में रेशमी कपड़ों का अध्ययन किया, रेशमी के बाद ऊनी कपड़ों का अध्ययन किया। सूती कपड़े कहाँ कहाँ होते थे, कौन कौन से सूती कपड़े फेमस माने जाते थे। कैलिको अपने आप में फेमस था। मध्यकालीन भारत के उद्योगों में बच्चों आज के लिए इतना ही बहुत काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर कल वापस मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।